ये कहते हैं, जैसे आम आदमी वाले कहते हैं कुछ थे लेकिन जाके सारी सिक्योरिटी ले ली। प्रवृत्ति की एक ऐसी सरकार जो विपक्ष को निशाने पे लेकर और देश के विपक्ष को समाप्त करने की बात करती थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को टेलीफोन कर रहे होते हैं, कभी हमारे पास टेलीफोन कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों का भी मन नहीं लगता मुझसे भी ना मिले। हमारी वो घोषणा को कॉपी कर रहे हैं जब हम कह चुके उसके बाद 10 साल तक क्या किया। हरियाणा का चुनाव चल रहा है और हरियाणा के तमाम लीडर्स में 2024 के चुनाव में एक सबसे बड़े क्राउड पुलर्स में से शुमार हैं, जो कि दीपक बावरिया साहब भी कह रहे थे। वो आज हमें मिले हैं, करीब 1.5-2 घंटा तो लगा, क्योंकि इनकी खासियत ये है कि अगर मीडिया आ जाए और जनता पहले आ जाए तो पहले जनता के पास आते हैं। एक और खास चीज़ के लिए दीपेंद्र जी आप जाने जाते हैं, 5 बार के सांसद हैं। कोई आपकी बाजू पकड़ के रोक ले, चाहे खिड़की में हाथ दे दे, मैंने कभी आपको मना करते हुए नहीं देखा उससे बात करते हुए। और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर 5 साल से 10 साल से मैं आपको देख रहा हूँ कि कोई भी आके बाजू पकड़ ले, दीपेंद्र हुड्डा रुक जाते। देखिए, सबका अपना कार्यशैली रहती है, अब सबका अपना स्वभाव रहता है। और मैं लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतना आशीर्वाद प्रदेश की जनता ने, मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता ने हमेशा दिया है। तो मैं उनके लिए जो भी कुछ कर सकूँ वो कम है। हाँ, मैंने आज तक, जैसे आपने कहा कि ज़्यादा मैंने कभी ना सिक्योरिटी ली। आज तक सरकार में भी जब थे हम 10 साल, कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे आम आदमी वाले कहते हैं कुछ थे लेकिन जाके सारी सिक्योरिटी ले ली। जब हमारे 10 साल सरकार रही तब भी मैंने ना कभी ब्लैक कैंट लिया, ना कोई सिक्योरिटी ली। 1-2 जो PSO जो सरकार के मिलते हैं, कभी उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लोगों के बीच में हम रहते हैं, हमें किस चीज़ की चिंता है लोगों से। यही कनेक्ट करता है कि लोगों को दीपेंद्र हुड्डा के साथ। देखिए, लोगों को अब क्या कनेक्ट करता है वो तो लोग बता सकते हैं, लेकिन लोगों से ही बात कर रहा था मैंने उनसे, मैं अभी इसीलिए आ रहा था। मैंने कुछ लोगों से बात की, बहादुरगढ़ का एरिया हो, ये खुद इनका एरिया है, तो वो कहते हैं कि भाई दीपेंद्र भाई के पास जाने में हमें स्वाद आता है। ऐसा लगता नहीं किसी नेता के पास जाते हैं, ऐसा लगता है हरियाणवी में बोले कि हमारे घर का ही बालक हो। देख, सही बात है, मैं उनके घर का ही बच्चा हूँ। और सभी ये मैं अपने लोकसभा क्षेत्र वासी को अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखता हूँ। हरियाणा वासियों को मैं अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखता हूँ। और हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं हम लोगों के लिए। कभी एक दिन भी छुट्टी हम लेते नहीं। छुट्टी लेंगे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। PM मोदी जी की तरह बोल रहे हो कि छुट्टी हम एक दिन भी लेते? कभी लेते नहीं। वो बोलते हैं ज़्यादा, लेकिन पता नहीं जो है, मैं समझता हूँ BJP वालों का कार्यशैली है, वो बोलते ज़्यादा है। हम बिना बोले, पहली बार ये प्रश्न आया है मेरे, तो मैं समझता हूँ। तो मैंने कवर किया है आपको ना, जब विपक्ष में थे आप कभी घर पे मेरे बच्चों से आप पूछिए, मेरी वाइफ से पूछना, आपको पता चलेगा कि जो है ठीक है। कभी एक आधी बार कभी कभी हुआ हो कुछ वर्षों में, 2-4 दिन के लिए तो एक अलग बात है। मैं तो हम लोगों के बीच में रहते हैं 24 घंटे, और लोगों के बीच में रहते हैं, और इसीलिए लोगों का से एक निकट संबंध है। रिकॉर्ड सिर्फ हरियाणा कवर करता हूँ, बाकी खबरों पे कम जाता हूँ। तो दीपेंद्र हुड्डा साहब का, MP साहब का, ये हरियाणा का कौन-सा चक्कर है अगर मैं 5 साल का ही ट्रैक उठा लूँ तो? क्योंकि आपके तो कार्यक्रम मैंने जींद में भी देखे थे, सिरसा में भी देखे थे। ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास इसलिए है क्योंकि मैं हरियाणा की खबरों पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर आप ये पिछले 5 वर्षों का पूछ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में ऐसा नहीं होगा जिस विधानसभा क्षेत्र में कई बार मैं नहीं गया हूँ, और शायद ही कोई हरियाणा का बड़ा गांव ऐसा हो जहाँ पे मेरे को जाने का अवसर ना मिला हो इन 5 वर्षों में। तो ये आप याद है ना, आपसे पूछा था कि आपकी गाड़ी के किलोमीटर मुझे नोट कराइएगा, कितना घूमती है गाड़ी एक दिन में, एक वीक में, एक महीने में? हाँ बिल्कुल, आप वो भी आप पैमाना ले सकते हैं। कोई आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप ये सोचेंगे कि मेरे को घूमने का ज़्यादा शौक़ है, लेकिन वो अब जो भी है, लोगों के बीच में लोगों के हकों के लिए अगर संघर्ष करना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है। दिल्ली के लिए तो आप कह देते हो कि दिल्ली वाले कहते हैं मीटिंग में लेट हो गया, लेकिन अगर वाकई देखो आपको तो जो लोगों का कार्यक्रम, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि अगर मैं बैठा हूँ या कोई भी मीडिया कर्मी बैठा हुआ है तो दीपेंद्र पहले अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो दिल्ली में कौन सी बात चलती है? दिल्ली में कहाँ लेट हो जाते हैं? देखिए, दिल्ली में भी आप देखते हैं, कभी आप हम निवास स्थान पर आते हैं हमारे, तो आपको जो तालकटोरा रोड है, आप मेरे आसपास जो रह रहे हैं सांसद, आप उनसे पूछ लेना, वो आपको बता देंगे। शायद ही कोई दूसरा दिन ना होता हो
जो कोई ना कोई सांसद जो तालकटोरा रोड पे रह रहे हैं या गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे रह रहे हैं, क्योंकि वो 2 रोड्स के बीच में हमारा घर पड़ता है, जो ट्रैफिक को लेकर कि इतना ट्रैफिक वहाँ पे इतने लोगों का आवागमन, शिकायत है आपसे? आवागमन इतना रहता है कि वो कभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को टेलीफोन कर रहे होते हैं, कभी हमारे पास टेलीफोन कर रहे होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो रोड ब्लॉक हो जाती है। तो ये जो है कार्यशैली का हिस्सा बन गया है ये। तो मैं समझता हूँ कि लोगों का भी मन नहीं लगता मुझसे भी ना मिले शायद, और हमारा भी मन नहीं लगता लोगों से, अपने साथियों से बिना मिले। आप अपनी तमाम स्पीच मैंने देखी आपकी, आप 2019 का जिक्र कर रहे हैं कि मेरे साथ धक्का हुआ और किस तरह का चुनाव था, और उसके बाद का जो संघर्ष था वो दीपेंद्र हुड्डा भी देखा लोगों ने, और आपने खुद कहा अपनी स्पीच में कि भाई मैंने सत्ता भी देखी है और बहुत छोटी उम्र में सत्ता देखी, और उसके बाद विपक्ष का भी मैं मंझ के आया हुआ एक राजनेता हूँ। नहीं देखिए, ये तो मैंने यहाँ ये बात सही बात है कि पिछले जो मेरा राजनीतिक सफ़र रहा है उसमें छोटी उम्र में मेरे को अनुभव हुआ है। मैं 10 वर्ष सत्ता का हरियाणा में समय भी देखा है, जो कांग्रेस सत्ता में थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद मैंने विपक्ष का भी ऐसा समय देखा है कि एक ऐसी शक्तिशाली तानाशाही प्रवृत्ति की एक ऐसी सरकार जो विपक्ष को निशाने पे लेकर और देश के विपक्ष को समाप्त करने की बात करती थी, संविधान और प्रजातंत्र को तार तार करने का जो काम कर रही थी जो सरकार, भाजपा की केंद्रीय सरकार अगर हम बात करें या प्रदेश की सरकार बात करें, और उनके निशाने पे लगातार 10 साल हम रहे हैं। 10 साल लोगों ने देखा है कि हर क्षण में हुड्डा साहब पे हम पे निशाना साधा गया, हुड्डा साहब उनके निशाने पे रहे हैं, आज भी उन्हीं के निशाने पे हैं। तो दोनों अनुभव हुए हैं, और दोनों अनुभव से मैं समझता हूँ एक संतुलित एक दृष्टिकोण बनता है, किसी का भी बन सकता है। मेरे भी जो अनुभव है उसमें एक संतुलन आया है। आप 7 वादे करके लाए आपने, किसानों वाला जो पॉइंट था, एक मुझे वीडियो भी नज़र आई है आपकी टीम की तरफ से कि आपने कहा था कि शहीदों का दर्जा दिया जाएगा, उनके परिवारों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन आप लोगों के तो 7 ही वादे थे, वो तो 21 वादों के साथ, 21 संकल्प पत्र के साथ भाजपा ने आज तमाम घोषणाएं कर दी। फिर आप कैसे कह रहे हो कि आपकी सरकार बनेगी? वो तो आपसे ज़्यादा ऑफर कर रहे हो। देखिए, अगर उन्होंने काम किए होते तो वो 21 वायदे की बजाय अपने कामों का भी 21 कामों का भी वो जारी करते। और उन्होंने वायदे क्या किए हैं? वो तो कांग्रेस के वायदे चुराए उन्होंने। अब उन्होंने कहा कि 500 रुपये में गैस का सिलेंडर करेंगे। बाकी किसी प्रदेश में बीजेपी ने क्यों नहीं किया? और जब हम कह रहे थे, हमारा तो पहले आ चुका था लोकसभा से पहले संकल्प कि 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, जब हम कहते थे तो बीजेपी वाले कहते थे ये रेवड़ी बांट रहे हैं। अगर हम रेवड़ी बांट रहे थे तो बीजेपी ने क्यों घोषणा करी उसकी? और अगर ये बात सही नहीं है तो फिर 10 साल तक बीजेपी ने 1100 पे सिलेंडर पे रोटी क्यों पुआई हरियाणा के लोगों को? क्या वो ठीक था या ये ठीक है? इसी तरीके से अब वो कह रहे 2 लाख नौकरी, हम सरकारी नौकरी, तो 2 लाख सरकारी पद समाप्त क्यों किए या खाली क्यों छोड़े इन्होंने? जो अब कह रहे हमारी वो घोषणा को कॉपी कर रहे हैं, जब हम कह चुके उसके बाद 10 साल तक क्या किया? इसी तरह कह रहे हैं कि अब हम महंगाई बता देंगे, जब हमने कहा कि महालक्ष्मी योजना 2000 रुपये प्रति माह का हम महिलाओं को महंगाई से कवच के रूप में देने का काम करेंगे, तो इन्होंने ये भी कह रहे हैं हमें महंगाई बता देंगे यार 2100। तो यानी कि मान लिया महंगाई, कमर तोड़ महंगाई हरियाणा में है। भाजपा का घोषणा पत्र का एक एक बिंदु भाजपा की सरकार की पूर्णतः विफलता का प्रतीक है। तो ये बात है। बाकी इनकी घोषणा में कौन विश्वास कर रहा है? बीजेपी, सबको पता है, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें कही इन्होंने, स्मार्ट सिटी, स्वामीनाथन कमीशन, आमदनी किसान की दुगनी, 1 रैंक 1 पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, बुढ़ापा पेंशन 5100, क्या क्या नहीं कहा इन्होंने। मगर 10 साल के बाद लोग पिछले 2 घोषणा पत्र लेके घूम रहे हैं, 14 के और 19 के, कि घोषणा पत्र में ये कहा था, देखो क्या हुआ। तो ये तो भाजपा का घोषणा पत्र का कोई मायने नहीं है। हाँ, लेकिन घोषणाओं में इन्होंने कांग्रेस की जो घोषणाएं सारी चुराने का काम किया, उससे स्पष्ट हो गया कि भाजपा ये मान रही है कि कांग्रेस सरकार में आ रही है।
आपको घेर रहे हैं हिमाचल का नाम लेकर, पंजाब वालों को घेर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं कि पंजाब में नहीं किया, हिमाचल में नहीं किया, कांग्रेस के वादों पे भरोसा मत करो, भाजपा वाले कह रहे हैं। तो किस पे भाजपा पे करें, किस पे करें? 10 साल जिसने सब प्रदेश को बर्बाद कर दिया, जिस पार्टी ने, जिसकी कुशासन की वजह से देश में नंबर 1 बेरोजगारी में हरियाणा आज भारत सरकार के अनुसार, नंबर 1 अपराध दर क्राइम रेट में आज हरियाणा भारत सरकार के अनुसार, नंबर 1 हरियाणा पहुंच गया आज नशे में, ड्रग ओवरडोज रिलेटेड मामलों में भारत सरकार के अनुसार। तो ऐसी पार्टी जिसने बर्बाद कर दिया और 10 साल के कुशासन के बाद हरियाणा के को विकास की पटरी से उतारा हो, तो उनकी बात पे विश्वास किया जाए। कांग्रेस की कथनी करनी में कोई फ़र्क नहीं है, और हुड्डा साहब की भी अपनी एक साख है। तो जो बात कही है हुड्डा साहब के माध्यम से और कांग्रेस पार्टी ने जो बात कही है, प्रदेश के लोग जानते हैं कि कांग्रेस की कथनी करने में कोई अंतर नहीं। आप विश्वास के सामने ऑन कैमरा, क्योंकि बहुत वक्त बचा नहीं है, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और मेरा एक्सेस है दिल्ली में रिपोर्टिंग का, तो मैं कहीं ना कहीं आपको पकड़ ही लूँगा। और ये मैं जानना चाहूँगा दीपेंद्र हुड्डा से सीधे तौर पे कैमरा देखते हुए, कितनी सीट आपकी आ रही हैं और क्या वादा या क्या उम्मीद कांग्रेस की कर सकते हैं आप? देखिए, जितने भी आंकलन हैं सीटों को लेकर, जितने भी आंकलन, मुझे विश्वास है उससे भी ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी की आएंगी। आपके सारे अनुमान फेल हो जाएंगे। आज मैं समझता हूं कि कोई भी अनुमान जो लगाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि निश्चित तौर से कांग्रेस सरकार बन रही है। केवल कितने बड़े बहुमत से मिल रही है उस पर प्रश्न चिन्ह है। मैं समझता हूं कि सारे वो अनुमान भी धरे के धरे रह जाएंगे। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। मेरे 2 सवाल हैं। एक आखिरी सवाल, कुछ विधायकों के जो बयान आ गए तो भाजपा ने आपको घेरना शुरू कर दिया और कहा कि भाई ये देखो, ये तो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। गोगी साहब का जिक्र कर रहा हूँ मैं, नीरज शर्मा के बयानों का जिक्र कर रहा हूँ। देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें हम बाकायदा भर्ती विधान लेके आएंगे। निष्पक्षता से, पारदर्शिता से, समयबद्ध रूप से जो सरकारी भर्तियां हैं उनको हरियाणा में कंडक्ट कराने के लिए एक भर्ती विधान, जॉब कैलेंडर के और भर्ती विधान को जारी करके कांग्रेस पार्टी इनको करने का काम करेगी। और जहाँ तक बयानों को तोड़ मरोड़ के दिखाने की बात है, ये अपने काम क्यों नहीं दिखाते? ट्विटर हैंडल, बीजेपी के जो नायब सिंह जी ट्विटर हैंडल हैं, वो अपने उपलब्धियाँ उसमें बताएं। ये तो कांग्रेस के हर नेता के पीछे इन्होंने, ऐसा लगता है कि जासूसी के लिए कुछ कैमरे वाले छोड़ दिए हैं या टेलीफोन से रिकॉर्ड किया जा रहा है, और कहीं भी कोई एक लाइन को लेकर उसको तोड़ मरोड़ के, नीरज जी की भी स्टेटमेंट आ गई, जोगी जी की भी स्टेटमेंट आ गई उस विषय में कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर। हरियाणा की जनता समझदार है इससे ज़्यादा। हरियाणा है प्रधान, वो क्या कहते हो आप, क्या समझाते हो हरियाणा की जनता को? मैं ये कहता हूँ, जब हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक यात्रा शुरू करी, पद यात्रा, हरियाणा मांगे हिसाब, भाजपा की विफलताओं को लेकर कि 10 साल के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ क्यों है, सबसे ज़्यादा महंगाई यहाँ क्यों है, सबसे ज़्यादा नशा यहाँ क्यों है, सबसे ज़्यादा अपराध यहाँ हरियाणा में क्यों है, क्यों हरियाणा का आमजन पोर्टल्स, आईडीज़, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी में उलझ गया है, क्यों हरियाणा का नौजवान कच्ची भर्तियों में और सीईटी में उलझ गया हरियाणा के नौजवान का भविष्य। तो ये सारी बातें, क्यों हर वर्ग के साथ अन्याय हुआ, क्यों बेटियों को घसीटा गया, क्यों 750 किसानों की जानें गई, तो ये सारी बातों को लेकर जब मैंने पदयात्रा शुरू करी कि हरियाणा मांगे हिसाब, तो उधर से जवाब आया कि हम हिसाब नहीं देंगे क्योंकि बीजेपी हिसाब लेती है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि हम हिसाब नहीं देंगे क्योंकि बीजेपी तो केवल हिसाब लेना जानती है। तब मैंने उनको ये कहा कि शायद कहीं और तो चल गया हो आपका बिना हिसाब दिए काम, लेकिन यहाँ अलग है। ये तो कुरुक्षेत्र की धरती है, ये तो कुरुक्षेत्र की धरती है, जिस कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, ये वहाँ की धरती है। तो मैंने यही कहा कि बाकी जगह चल गया हो काम, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान। ये हरियाणा वाले सच्चे होते हैं, सीधे होते हैं, ईमानदार होते हैं, ठगे जाते हैं। ठग सकते हो हमें, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हिसाब हम लेना भी जानते हैं और उसका हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। आपका
गांव आ गया है। 5 बार के सांसद, क्या युवा लीडरशिप को अपने हाथों में लेकर, मैं सीधा पूछ लेता हूं, क्या दीपेंद्र हुड्डा भी सीएम पद के दावेदार हैं? क्योंकि सांसद चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल है और आपका आना चाहिए इस पे जवाब। देखिए, जीवन में जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था, बहुत ही भौतिक संतुष्टि उस जीवन में मुझे प्राप्त थी, लेकिन आत्मिक रूप से मेरे को मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था अगर मौका मिले तो मैं अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। उस सोच के साथ मैं वापस आया और मैंने बतौर सांसद अपने क्षेत्र के लिए जो मैं कर सकता था प्रयास किया, अपने क्षेत्र को आगे लेके जाने के लिए। यही मेरा लक्ष्य था कि मैं अपने देश प्रदेश के लिए कुछ कर पाऊँ। उसके लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं है। वो प्रतिदिन, जब से मैं 20 साल पहले आया था अमेरिका से वापस, जिस लक्ष्य के साथ, वो लक्ष्य की प्राप्ति मेरे प्रतिदिन हो रही है। और मैं मानता हूँ कि आज भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने बड़े बहुमत के साथ मुझे आशीर्वाद देकर देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत दिलाकर दिल्ली भेजा है। तो मेरे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं तत्पर हूँ। बाकी भी हर रूप से आज चुनाव प्रचार मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हरियाणा में बदलाव होना चाहिए, देश हित में है, और इसीलिए मैं दिन रात एक करके चुनाव प्रचार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और एक प्रदेश के, देश के नौजवान के रूप में मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरा कोई लक्ष्य, कोई पद नहीं है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ रही है। सभी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के सहयोग से चुनाव लड़ रही है। प्रचंड बहुमत कांग्रेस का आएगा और उसके बाद कांग्रेस विधायक दल आगे उसको किस रूप में जो है, मैं समझता हूँ जो कांग्रेस का हमेशा एक सेट हमारी प्रक्रिया, एक कार्यशैली है। विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, ऑब्जर्वर्स दिल्ली से भेजे जाएंगे, उनकी भावनाओं को केंद्रीय नेतृत्व तक, विधायकों की भावनाओं तक जो ऑब्जर्वर पहुँचाएंगे, और फिर केंद्रीय नेतृत्व अपने विवेक से मजबूत सरकार देने के लिए अपना फैसला लेगा। ये हमारी कांग्रेस की रीति नीति है। तो इसके आधार पर आने वाले समय में जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। मैंने अपना उत्तर आपको बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जो सवाल आपके जहन में थे वो दीपेंद्र हुड्डा से हमने पूछे। लंबे इंतजार के बाद, लंबा इंतजार ये नहीं था कि मिलते नहीं हैं, लोग इन्हें नहीं छोड़ते हैं, तो बड़ी मुश्किल से 2-3 घंटे मुझे लगे, और मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ क्योंकि इनकी रैलियाँ चल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, रोहतक।